हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कहा जाता है फ्रेंड्स कि हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे कदमों में दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों से सामना करना मेरे दोस्त, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त ही तेरा गुलाम होगा। समय बहुत मलवाना कीमती है, इस पर खड़े उतरिए। और हम इसके पहले वाले भी एपिसोड में हम लोग बात किए थे कि बाबर पढ़ लिए थे, बाबर का ट्रिक से माध्यम से पढ़ लिए, बाबर ने कौन कौन सा युद्ध को लड़ा था। फिर इसके बाद हम लोग ने पढ़े थे कि बाबर के खानदान के बारे में, और आज मैं बाबर का बेटा हुमायूं को लेकर आया हूं। आज उनके बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही हुमायूं का जब ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम चलेंगे केमिस्ट्री की ओर, साइंस की ओर, और साइंस में केमिस्ट्री में हम चलेंगे फ्रेंड्स कार्बन और उसके यौगिक के बारे में, वह भी स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद हिस्ट्री में आएंगे हुमायूं के बेटा अकबर को लेकर। तो अब मैं जानेंगे हुमायूं कौन था। हुमायूं का जन्म तो आपको बता दिया गया था कि हुमायूं का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 6 मार्च को हुआ था 1508 ईस्वी में। अब ये देखिएगा हुमायूं ऊपर जो आप डेट देख रहे हैं 1530 से 1540, और दूसरा देख रहे हैं 1555 से 1556। मतलब समझ रहे होंगे कि एक बार तो यह हुमायूं जो है 1530 से 1540 तक दिल्ली के गद्दी पर बैठने का काम करता है, और दूसरा हुआ 55 से 56 में पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। बीच में ये 15 साल का जो गैप देख रहे हैं 40 से लेकर 55 तक, इस गैप में सूर्यवंश का जो शासक हुआ करता है, राजा हुआ करता है, जिसका नाम रहता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने बिलग्राम का युद्ध में हरा देता है हुमायूं को, और हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली के गद्दी पर कब्जा कौन कर लेता है? तो शेरशाह सूरी बैठ जाता है। वह भी हम बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि थे फ्रेंड्स अफीम का ये शौकीन थे, अफीम का शौकीन। आज मैं उस कहानी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही मजेदार आएगा। वीडियो में बने रहिएगा, पूरे हुमायूं तक देखिएगा जब तक की क्लास रहेगी। बहुत ही कहानी के जरिए मैं आपको याद करवा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं अफीम का शौकीन था, और यह जो था ये जो था ज्योतिष पर विश्वास करता था। एक ज्योतिषी बाबा के कहने पर सप्ताह में 7 कपड़े को क्या करता था? पहनता था। 7 कपड़े को पहनने का काम करता था। अब देखिए, पहले इसके हम जान लेते हैं कि इसकी राज तिलक कब हुआ था। राज्याभिषेक की बात किया जाए तो राज्याभिषेक हुआ था इनको 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। जब एक पिताजी की इनकी मृत्यु हो जाती है, तो पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद यह क्या करता है? दिल्ली के गद्दी पर बैठने का काम करता है। 4 भाई, बाबर का 4 बेटा हुआ करता है, और हुमायूं 4 भाइयों में ये हुमायूं ऐसा भाई था जो दिल्ली की गद्दी पर क्या किया था? बैठने का काम किया था। बाकी बाबर ने जन्म में ही, जब मृत्यु होने से पहले ही क्या किए थे? चारों बेटे को अलग अलग बांट दिया था, क्षेत्र को बांट दिया था। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो जाती है। जब राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में हो जाता है, तो राज्याभिषेक होने के बाद बाबर क्या किया था? बाबर क्या किया था? हुमायूं को एक कहानी सुनाया था।
किसको? बाबर हुमायूं को एक कहानी सुनाया था और कहा था कि जब मरने से पहले बाबर अपने बेटे हुमायूं को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि देख हुमायूं, मेरे मरने के बाद गद्दी पर तुम बैठोगे जरूर, लेकिन बात यह ध्यान यह देना कि एक फरीद खां नाम का एक शासक हुआ करता है। कौन सी नाम के? फरीद खां। फरीद खां नाम का एक शासक हुआ करता है और फरीद खां में शासक बनने का झलक दिखाई देता है। बोले कैसे? तब एक कहानी बताते हैं कि देखो बेटा, जब मैं 1519 ईस्वी में भेड़ा और बजौर पर आक्रमण कर रहा था तो एक फरीद खां नाम का एक जो व्यक्ति था वह हमें सहायता प्रदान किया था और मैंने उससे यह देखा कि हम लोग जब जीत गए थे तो जीतने के बाद सब पान मंदिरा खाने पीने में जब सब तेज था तो मांस जब खा रहा था तो सब लोगों ने क्या किया, मांस जो खा रहे थे हाथ से ही खा रहे थे, लेकिन ये फरीद नाम का जो व्यक्ति हुआ करता है वह चम्मच से मांस के टुकड़े को क्या कर रहे थे, खा रहे थे। उसी समय हमें लगने लगा कि यह बहुत ही चंचल व्यक्ति का, चंचल स्वभाव का व्यक्ति है और आगे चलकर क्या होगा, यह एक बहुत बड़ा सम्राट बनने वाला है। देखना तुम क्या करोगे, इससे बच के रहना, फरीद खां से क्या करके रहना, बच के रहना। बहुत ही ताकतवर राजा हुआ आगे जाकर यह बनेगा। बोले ठीक है पिताजी, ऐसी बात है तो आगे समय के अनुसार हम देखेंगे। तो ध्यान देना है बहार खां लुहानी। अगर आपसे पूछा जाएगा फरीद खां की उपाधि जो नाम दिए थे बहार खां लुहानी दिए थे, किसने दिए थे? बहार खां लुहानी दिए थे। और बहार खां लुहानी की एक पत्नी हुआ करती है बहार खां का क्या नाम था? तो दूदू बेगम। अब देखिए क्या हुआ, बहार खां था कौन? तो बहार खां वही व्यक्ति थे जिन्हें शेर खां के नाम से जाना जाता था। शेर खां के नाम से जाना जाता था। शेर खां मतलब समझ रहे होंगे। इन्हें एक और नाम था फ्रेंड, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। सूरी। अब क्या होता है कि इसका फरीद खां के बहार खां ने क्या करता है, उपाधि दे देता है। तो उपाधि दे देने के बाद क्या होता है कि उसको दूदू बेगम जो था, दूदू बेगम से क्या कर लेता है, शेरशाह सूरी शादी कर लेता है और इसको क्या कर लेता है, मरवा देता है। उसको मरवाने के बाद क्या कर लेता है, बहार खां को मरवा देता है और मरवाने के बाद उसकी पत्नी दूदू बेगम के साथ शेरशाह सूरी क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। इतना तो बात हम समझ गए कि शेरशाह सूरी को हुमायूं भी लगने लगा, हुमायूं को बहुत ही बड़ा ताकतवर राजा आगे जाके बनेगा। हम भी उससे क्या कर लेंगे, दो हाथ खेल लेंगे, आजमा लेंगे, शक्ति देख लेंगे कि उसके अंदर शक्ति क्या है। अब हम यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को कहानी सुनाया था, किसका, फरीद खां की कहानी, जो आगे जाकर ये बहुत बड़ा सूरी वंश के संस्थापक बनता है और शेरशाह सूरी के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गए। और फरीद खां की उपाधि कौन दिया था, बहार खां लुहानी उसकी पत्नी के साथ क्या कर लेता है, विवाह कर। जन्म तो आप लोग को पता ही होगा, जन्म बता दिए थे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं जन्म 6 मार्च 1500। इसको राज्याभिषेक जो हुआ था फ्रेंड्स, वो आगरा में हुआ था। कहाँ हुए थे, आगरा में। अब देखिए हुमायूं को लगने लगता है कि अब मैं अपनी शक्ति को क्या करूंगा, मैं अब अपना शक्ति को प्रदर्शित करके देखते हैं कि मेरे अंदर कितना ताकत है। तो ध्यान दीजिएगा कि
इसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या था? इसका दो दुश्मन हुआ करता है। एक जो था शेरशाह सूरी, शेरशाह पहला, और दूसरा इधर ही से था जो चुनार का शासक हुआ करता है, जिसका नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी जो कहाँ का शासक था? तो चुनार का। कहाँ का था? चुनार का शासक हुआ करता है। कहाँ का? चुनार का। अब शेरशाह सूरी क्या करते, सॉरी हुमायूं क्या करता है कि हुमायूं अब क्या करता है कि हुमायूं अपनी ताकत को आजमाने के लिए चले जाता है। इधर का एक क्षेत्र होता है जिसका नाम, इधर का राजा की बात करते हैं, इधर का जो दूसरा राजा था दुश्मन का, उसका नाम था फिरोज शाह, जो गुजरात का शासक हुआ करता है। गुजरात का। अब अपनी ताकत को आजमाने के लिए हुमायूं क्या होता है कि ये 1531 का समय रहता है और वह कालिंजर जहां पे जो राजा हुआ करता है, वहां उस राजा का जो नाम रहता है रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव, आप इसे प्रताप रुद्र देव भी कह सकते हैं। इतने दिखाने के लिए कालिंजर पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। अब कालिंजर पर आक्रमण करने के बाद वहां का जो शासक हुआ करता है रुद्र प्रताप देव, जो 1531 ईस्वी में हुमायूं क्या करता है, आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद ये जो रुद्र प्रताप देव जो शासक हुआ करता है, इतना कूड़ता है उसको, हुमायूं को, इतना हुमायूं को कूड़ता है कि हुमायूं को लगने लगता है कि शायद हमरा जो जिस नंबर पे हमने डायल किया है वह नंबर रॉन्ग नंबर लग गया है, तभी तो आज हमें क्या कर रहा है, एक कुटाई कर रही है। मतलब ये जिस नंबर पे हमने डायल किया है वो गलत है, उसे कारण हमें आज क्या हो रहा है, कुटाई करना पड़ रहा है, हम मार खा रहे हैं। तो शायद मेरा नंबर गलत जगह पर लग गया है। अब उसको लगता होगा प्रताप देव इतना मारता है उसको, मतलब ईद को ये क्या हो जाता है, हार जाता है। हुमायूं जब ईद को हार जाता है फ्रेंड्स, तो ईद को हारने के बाद हुमायूं अब क्या करता है, थक जाता है और थकी अवस्था में क्या होता है, थकी अवस्था में अपने साम्राज्य के पास आने की कोशिश करता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे ही हरा देता है, थका अवस्था में आता है, तो एक क्षेत्र हुआ करता है, 20 जगह का क्षेत्र हुआ करता है, जिसका नाम रहता है, जिसका क्या नाम रहता है, तो उसका जो नाम रहता है फ्रेंड दौराहा। दौराहा, या तो आप दौहरिया भी आप इसे कह सकते हैं। दौहरिया का एक जगह था और उस जगह पर पहले से मौके के तलाश में कौन बैठे हुए थे, महमूद लोदी बैठा हुआ था। जिस महमूद लोदी को कौन हराया था, तो बाबर में हराने का काम करता है। जब 1500 घाघरा का जब युद्ध हो रहा था, तो 1529 ईस्वी में क्या करता है, हराने का काम करता है। महमूद लोदी को लगने लगा कि यही मौका है, हुमायूं को क्या करेंगे, हम हराएंगे, क्योंकि वह थकी अवस्था में आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यह आप लोग को पता ही होगा, जो शेर जो घायल होते हैं ना, घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अभी क्या होता है कि दौराहा का जो क्षेत्र था, महमूद लोदी और इसके बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और युद्ध हो जाने के बाद उस समय महमूद लोदी जो क्या होता है, युद्ध हार जाता है। और हारने के दरमियान वो वापस अपने चुनार जहां पर रहते थे, चुनार पर क्या हो जाता है, आ जाता है। अब चुनार पर जब आ जाता है, तब भी जो हुमायूं जो था उसको छोड़ता नहीं है, पीछे से आक्रमण करते रहता है, पीछे से खदेड़ते हुए उसके घर में पहुंच जाता है। और घर में पहुंचने के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए, हारने के बाद 1532 का समय रहता है और यही 1532 ईस्वी में दौराहा युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दौहरिया या तो दौराहा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो 1532 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच। कौन हारा, महमूद लोदी हारता है। अगर तुम में दम है तुम बाहर आओ। लेकिन उसी समय शेरशाह सूरी भी रहता है।
शेरशाह सूरी रहने के साथ साथ ए भी रहता है, लेकिन दो में कोई नहीं बाहर आएगा। और जब दोनों बाहर नहीं आता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक संधि हो जाती है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच क्या हो जाता है, संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, संधि। मतलब आप लोग समझते होंगे संधि मतलब क्या होता है। चलिए, संधि जब हो जाता है फ्रेंड, तो हो जाने के बाद 1532 तक तो हमें समझ में आ गई। अब देखिए 1534 में क्या होता है। जो इसके बगल का जो गुजरात का जो शासक हुआ करता है, इसका नाम क्या रहता है, बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर की बात नहीं कर रहे हैं, बहादुर शाह की बात कर रहे हैं। अब बहादुर शाह क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये समय आ गई 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में क्या होता है कि हुमायूं के जो पिता हुआ करते हैं, जिसका क्या नाम रहता है, उसका जो नाम रहता है वह बाबर रहता है। और बाबर ने सबसे पहले हिंदू पुत्री को किसी को अगर अपनाया था तो वह था महारानी कर्णावती। हुमायूं का जो बहन हो जाती है महारानी कर्णावती। अब कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। 1534 ईस्वी की बात है। तब गुजरात का जो शासक बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। जहां की महारानी कौन थे, महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती रहती है। ये बहादुर शाह गुजरात से क्या करता है, चित्तौड़ में आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद महारानी कर्णावती पर ये क्या करना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है। तब महारानी कर्णावती असहाय हो जाती है और अपने भाई हुमायूं को क्या करती है, दिल्ली में जब हुमायूं बैठा हुआ था उसको एक पत्र लिखती है और उस पत्र में राखी भेजवाती है और कहती है कि भाई मेरे पर संकट पड़ी हुई है, आप मेरी बहन समझकर क्या कीजिए, हमें रक्षा कीजिए। तो 1534 ईस्वी में क्या होता है, हुमायूं दौड़ा हुआ आता है और बहादुर शाह जफर को क्या कर देता है, हरा देता है। तो हराने के बाद 1534 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। आप लोग से याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो 1534 ईस्वी में जब महारानी कर्णावती ने अपनी भाई हुमायूं को राखी बांधा था और राखी भेजकर अपनी मदद मांगा था। और मदद करने के बाद भाई उसकी सहायता करता है, तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो 1534 ईस्वी में हुमायूं क्या करता है, मदद कर देता है किसको, तो ये महारानी कर्णावती को। तो 1534 तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 1534 ईस्वी में क्या होता है। तो वो कहता है कि पिताजी तो बड़े बड़ी बातें बोल रहे थे कि शेरशाह सूरी ऐसा है, शेरशाह सूरी ऐसा है, उससे तुम बच के रहना। हमने तो उसको हराने का काम किया है, लास्ट में हमसे संधि कर लिया। संधि करने का रीजन यही था कि वो आगे जाकर किस प्रकार से बदला लेगा। वो 1539 जब चौसा का युद्ध होगा, 1540 जब बिलग्राम या कनौज का युद्ध होगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा हुमायूं 1534 तक, कि हुमायूं 1530 में गद्दी पे बैठता है और 1534 तक क्या क्या घटना घटती है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जब एपिसोड में आएंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में जब जैसे पहुंचेंगे तो उसमें 1538-39 के बाद क्या क्या घटना घटेगी उसमें हम फ्रेंड्स बात करेंगे। और वहां से लेकर 40 के बाद जितने घंटा 55 में होता है युद्ध किसके साथ होता है वह भी बात करेंगे। और अगला एपिसोड में कोशिश करेंगे कि हुमायूं को समाप्त करने के कि 1556 तक क्या क्या घटना घटता है बताने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आपको आ गया होगा तो आप इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए आज तक यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।